हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने सीवीटी 1 का एएलपी का सीवीटी 1 का अपने सारी शिफ्ट के एग्जाम थे वो कंप्लीट कर लिए। अब अपने एएलपी सीवीटी 2 के एग्जाम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये इसका सीवीटी 2 का जो 21 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था वो अपने आज करेंगे। तो आज अपने इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, उसमें सारे के सारे एग्जाम मैंने अच्छे से करवाए हैं। तो अगर आपने नहीं लगाए हैं तो एक नंबर से स्टार्ट करके पूरे के पूरे एग्जाम आप लगाओ। उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको नया लगे, अच्छा लगे कि हाँ थोड़ा सा ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो उसको आप नोट कर लिया करो। और जो क्वेश्चन नोट करके आपके पास 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो जाए तो उनका आप रिवीजन करते रहा करो, जिससे मतलब जो भी नया क्वेश्चन आएगा उस प्रकार का तो आपको उसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन पहली बार देखते हैं तो थोड़ा सा उसमें अपने को दिमाग लगाना पड़ता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है और उसमें भी आप टाइम लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, है ना, तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। अब अपने इसकी फर्स्ट शिफ्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। ओके दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उनका अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग क्या है। दोस्तों, जिसे मान लो एक संख्या 2x होगी, एक संख्या कितनी होगी 3x होगी, x मानना है तो ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर 6x एलसीएम आ जाएगा दोनों का। ठीक है, 6x की वैल्यू दी हुई है, एलसीएम कितना 48, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 8। अब देखो संख्या ज्ञात करनी है, क्या नहीं ज्ञात करनी, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 3 और 2 कितनी होगी 5x, तो मतलब आपको 5x चाहिए। तो 1x की वैल्यू 8, तो 5x की वैल्यू 40 हो जाएगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप अगर x नहीं लगाना है तो भी कर सकते हो। 2 और 3 का एलसीएम रेशियो में कितना आ गया 6, 6 की वैल्यू 48, 48, 1 की वैल्यू 8। ठीक है, आपको पूछा 5 दोनों का योग, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे, x और y की आयु का अनुपात 4:5 है। देखो 4 अनुपात कितना है दोस्तों 5 है x और y की आयु का। ये कहता है 6 वर्ष बाद उनका अनुपात 6:7 हो जाता है। 6 अनुपात कितना हो गया 7। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना बढ़ा 2, यहाँ से कितना बढ़ा 2, देखो मतलब दोनों में बराबर बढ़ रहा है, इसका मतलब 6 साल बढ़ रहा है। देखो 6 ईयर बढ़ रहा है। एक की वैल्यू कितने साल बढ़ रहा है 3 साल बढ़ रहा है। आपको क्या पूछा है, तो y की वर्तमान उम्र, देखो y की वर्तमान उम्र ये होगी, एक की वैल्यू 3 तो 5 की वैल्यू 15 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, a किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, a और b मिलकर उसी कार्य को 7.5 दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों देखो ये 15 दिन में कर रहा है, ये इसके आधे डेज में कर रहे हैं दोनों मिलके। तो काम मान लिया आपने 15, 15 एकम 15। अब 7.5 का डिवाइड करोगे 15 में, 7.5 का मतलब 15/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, कट गया, कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो a की 1 है एफिशिएंसी, तो a और b दोनों की 2 है, तो बताओ b की कितनी आएगी 1 आएगी। कहता है कि b अकेला उसी कार्य को कितने समय में करेगा, तो 15/1 मतलब 15 दिन में कर देगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है। कक्षा में 20 लड़के हैं दोस्तों, बॉयज तो दिए हुए हैं, गर्ल्स नहीं दी हुई, तो इससे अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते। पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों की संख्या का अनुपात 3:7 है, तो इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो कथन 2 पर्याप्त है, जबकि एक फर्स्ट पहले वाला ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, 5 की पावर 501 को 126 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये आपके पास है ax प्लस n, ठीक है, बटे में b, इसकी पूरे की पावर n, कुछ भी मान लो चाहिए, n मान लो चाहिए, m मान लो, चलो ठीक है, x मान लो चाहिए पावर। ठीक है, इसको b से डिवाइड करेंगे या a से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको आपको बनाना है, ये सेम बनाना है। इसको आप इस तरीके से याद रखने की बजाय मैं आपको सीधा करवाता हूँ। इसको यहाँ पे प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। देखो कैसे करोगे, देखो 5 को है ना, 5 की पावर 501 को डिवाइड करना है 126 से। आपको ना इस 5 को ऐसे बनाना है कि इस 125 के नजदीक चला जाए। ठीक है, कैसे बनाओगे, देखो 5 की पावर 3 करो, 5 की पावर 3 125 हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाली पावर है, आप ये जानते हो a की पावर n इंटू m है, इसको क्या लिख सकते हो a की पावर m इंटू n। अगर इस चीज को वापिस ये लिखना है तो आप ये लिख सकते हो ना। तो कैसे करोगे,
देखो आपने 3 अंदर लेके पावर 501 में से, तो 501 में 3 का डिवाइड करो, 3 से काटा 16 और 3 साथ 21, तो 167 आ गया यहाँ पे। इनको गुणा करोगे वापिस तो ये आ जाएगी। ठीक है, आप देखो नीचे 126, 125 डिवाइड बाई 126, ये पूरे की पावर कितनी है 167। इसी चीज को क्या लिख सकते हो आप, 126 माइनस 1 पूरे की पावर 167 है, डिवाइड बाई 126 हो गया। यहाँ डिवाइड करोगे जीरो आएगा, देखो 126 का 126 में डिवाइड किया, शेषफल कितना आया 0। यहाँ डिवाइड करोगे माइनस 1 बचेगा, है ना। तो माइनस 1 की पावर आप 167 करोगे, देखो 167 करोगे तो इसका मान आएगा माइनस का 1। माइनस 1 की पावर ओड होगी, विषम होगी तो माइनस 1 आता है, प्लस 1 की पावर ओड हो चाहे इवन हो, दोनों में क्या आता है प्लस 1 आता है, तो ये माइनस आएगा। जब माइनस में रिमाइंडर आ जाए तो आप इसमें जो भी इसमें डिवाइजर होता है इसको ऐड कर दिया करो, 126, तो कितना आ जाएगा आंसर 125 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मैंने पूरा समझाया है आपको, यहाँ से आगे नहीं करना होता। यहाँ पर डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1 की पावर विषम करोगे तो माइनस 1 आएगा, बटे में 126, इन दोनों को जोड़ दो, कितना बच गया 125, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 2x बराबर 5 माइनस 3y का ग्राफ x को बिंदु P अल्फा बीटा पर काटता है, 2 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों जब भी आप इस प्रकार इसको बढ़ाते हो, ठीक है, ग्राफ, तो x ये x है तो ये x डैश है, ये y है तो ये y डैश है। आप देखो x को बिंदु P अल्फा पर काटते हो, x पर काटना है दोस्तों, मान लो यहाँ पर काटोगे तो x की वैल्यू तो यहाँ आएगी दोस्तों, मतलब x की वैल्यू तो, लेकिन y की वैल्यू इस पे 0 है, देखो 0 है ना, यहाँ से 0 है, तो ये होगा x की वैल्यू इसने क्या दिया हुआ है, ये x की वैल्यू होती है, y की होती है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा का मान तो 0 है। ये पुट कर दो इसके अंदर, 2 अल्फा x की वैल्यू बराबर में 5 माइनस 3 y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 2 अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 5, ये तो 0 हो गया, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 5/2। लेकिन आपको पूछा था 2 अल्फा प्लस बीटा, देखो ये तो 0 होगी, ये आएगा 2 अल्फा प्लस 0, तो 2 अल्फा आना चाहिए आंसर। 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ रखी है 5 आ गई, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1200 रुपए की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये सीआई का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब भी आपको कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी ये निकालना हो, तो देखो इसके लिए क्या होता है 69 फॉर्मूला होता है दोस्तों, है ना। इसको क्या करोगे 69 डिवाइड बाई कितना r% और प्लस में कितना करना होता है 0.35, इस करोगे तो ये आपका टाइम आ जाएगा। तो 69 को डिवाइड करो, रेट कितनी है दोस्तों 4%, प्लस का 0.35, इसको डिवाइड करो, 4 से काटो 17, 17 चौके 68, 7, ये कितना आ गया 4 दूनी 8 और 4 5 20, इसमें ये ऐड करो 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये 17.60 के लगभग आ गया, तो लगभग इसके नजदीक आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर ये ऑप्शन दूर दूर हो तो आप 72 डिवाइड बाई r% से डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है टाइम। ठीक है ना, कितने वर्षों में हो जाएगी। अगर नजदीक नजदीक ऑप्शन हो तो ये 3.35 इसमें ऐड करना पड़ता है और ये फॉर्मूला लगता है उसमें। चलिए नेक्स्ट पे, जब किसी संख्या के 3 गुने से 16 घटाया जाता है तो परिणाम कितना आता है 8। देखो संख्या मान लो x है, इसका 3 गुना करो 3x, इसमें से 16 माइनस कर दिया, कितना आ रहा है परिणाम, रिजल्ट 8 आ रहा है, इसको इधर लेके जाओ 24, 3x बराबर 24, x बराबर कितना आ जाएगा 3, 24/3 कितना आ गया 8, 3 8 24। अब पूछा है मूल संख्या का घन, तो मूल संख्या x थी, x की वैल्यू आई 8, 8 का घन करना है क्यूब, मतलब 512 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, त्रिभुज XYZ पर XYZ है, उसमें z y क्या है दोस्तों समकोण, y क्या है दोस्तों समकोण है, तो इसके अंदर ये y है, ये x है और ये क्या है z है। कोण x इक्वल टू 45 डिग्री है, देखो ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा 45 होगा। अब दो कोण इक्वल है, इसका मतलब इस कोण ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी बराबर होगी, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, आपको पूछा सेक z, ये देखो r दिया हुआ है तो सेक z था, यहाँ पे सेक z होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सेक z की वैल्यू, सेक z का मतलब होगा सेक 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, कोस 45 डिग्री का मान होता है कितना होता है, साइन 45 का मान कितना आएगा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 0 1 2 3 4, 4 का डिवाइड करते हैं सभी को। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 0, ये 1/2 करेंगे, सबका रूट करेंगे ना, 1/√2 आ गया,
ये कितना आ गया √3/2 आ गया, ये कितना आ गया 1 आ गया। इसका मान देखो 1/√2 आएगा, ये √2 नहीं आएगा, 1/√2 आएगा किसका, cos 45 का। तो sec 45 क्या होता है, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो तो √2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे 110 के 110% के 10% का मान, 110 के 110% ये कर दिया, के 10% की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। देखो 00 से 00 कट गया, ये 0 इससे कट गई, 11 11 121 डिवाइड बाई 10 है, तो 12 पॉइंट कितना आना था दोस्तों, 1 आना था, ये आंसर आना था, ये आंसर क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट पे x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर बराबर x-1 और y-2, जहां x और y पूर्णांक है, 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। दोस्तों देखो इक्वेशन है एक, ठीक है, और वेरिएबल कितने हैं दोस्तों, वेरिएबल कितने हैं, 2, कौन कौन से, x और y। तो देखो इक्वेशन एक हो और वेरिएबल 2 हो तो इनको हल करना मुश्किल है, नहीं होता है। तो आप क्या करो, एक को अपने 0 कर लेते हैं, है ना, एक को अपने वैल्यू पुट कर लेते हैं, x या y में से किसी की भी। तो आप क्या करो दोस्तों, इसमें से देखो या तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो फिर आपको फिर द्विघात समीकरण हल करना पड़ेगा। तो आपको ये एक पद 0 करना है, कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मान लो y की वैल्यू पुट कर रहे हो, तो कितनी वैल्यू पुट करूं कि ये पूरा 0 हो जाए। आप बोलोगे सर 2 रख दो, क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रख दो। तो y बराबर 2 रखो, x-1 का होल स्क्वायर प्लस देखो y-2 का मतलब 2 - 2 का होल स्क्वायर तो 0, ये तो 0 हो गया, बराबर x-1 और ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा इसके गुना में, तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा। तो x-1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 0, x-1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पूछी इसकी, तो 2 × x की वैल्यू 1, 3 × y की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे रखी थी, 3 2 6 और 2 8, तो आंसर आ गया दोस्तों 8। चलिए नेक्स्ट पे, यदि 3 अंकों की संख्या 7 x और 6 है तो 11 से विभाज्य है, तो x का मान बताओ। दोस्तों 7 है, x है और 6 है, 11 से डिविजिबल का नियम होता है कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का डिफरेंस होगा, वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या अंतर 0 होना चाहिए। ये और ये देखो 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर इस प्रकार जोड़ते हैं अपने विषम स्थानों, कितना हो गया 13, 13 और ये सम स्थान का तो 1, ये इनका डिफरेंस देखना है कितना, 11 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो अब देखो 11 से डिविजिबल बनाओगे तो x की वैल्यू कितनी रखोगे, 13 में से यहाँ पर वैल्यू रखोगे 2, तो 13 में से 2 गया, 13 में से 2 गया 11, 13 में से 2 गया 11 और 11 में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, आप बोलोगे सर 13 में से अपने 13 भी माइनस कर सकते हैं, x की वैल्यू 13 रख लो, लेकिन दोस्तों x तो एक डिजिट है, आपने तो एक संख्या रख दी, इसलिए ये नहीं रख सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, एक वस्तु को 760 रुपए में बेचे जाने पर 5% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो 760 रुपए में बेचा मतलब विक्रय मूल्य है रुपयों में, ठीक है, 5% की हानि पर बेचा, इसका मतलब 95% इसका विक्रय मूल्य होगा प्रतिशत में। आपको पूछा क्रय मूल्य, तो 100% की वैल्यू निकालो, 19 चौके 76, 19 पांजे 95, 5 8 40, 8 को 100 से गुणा किया 800, आंसर आ गया क्रय मूल्य 800 रुपए। चलिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 से गुणा करने पर प्राप्त पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग होती है। दोस्तों 28 से गुणा करनी है, सबसे छोटी संख्या ये 2 से गुणा किए 56 बनेगा, ये नहीं होगा, है ना, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो क्या, 28 चौके 112, इसका भी नहीं, 28 को इससे छोटी तो ये है, इससे करो, 28 7 196, अब देखो ये बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ना, इसका कितना आएगा 14 आएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। पहले इसको सबसे छोटी फिर बड़ी फिर ये इससे बड़ी है, इसलिए इसको चेक नहीं किया क्योंकि ये तो सबसे बड़ी है। चलिए नेक्स्ट पे, बाकी अगर दोस्तों इसको वैसे करना हो आपको कि कैसे करोगे, तो 28 का वर्ग ओ निकालो, क्या 2 से काटा 14, 2 से काटा 7, 2 से काटा 7 से काटा 1। अब देखो 2 × 2 × 7 आया है, आपको वर्गमूल निकालना हो इसका मतलब 2 2 की पेयर बननी चाहिए, ये तो एक ही है, इसके साथ मैं किसका गुणा करूं 7 का, तो ये पेयर बन जाएगा, इसीलिए तो मैंने यहाँ 7 का गुणा किया। चलिए नेक्स्ट है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी किसी कार्य को 15 दिन में, जबकि ए और सी किसी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसका एलसीएम लो, 36 आएगा, ठीक है, 15 का डिवाइड करो, 3 5 15, 5 बचेगा, 5 से गुणा कर दो और 12 इसके अंदर है, तो 36 5 180 आ गया इसका एलसीएम वर्क टोटल। 12 को डिवाइड करो, 12 एकम 12 और 12 5 60, 15 से किया तो 12, 36 5 180।
अब देखो यहाँ जोड़ोगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बनेगा। आपने 2 कॉमन ले लिया, ये बन गया। इन तीनों को जोड़ो, 15 12 27 और 5 32। तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ गया दोस्तों, ये 2 से डिवाइड किया 16 आ गया। अब देखो आपको पूछा तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों का कितना है टोटल 16 एफिशिएंसी है। 180 काम को करना है, तीनों मिलकर 16 की दर से करेंगे। कितना टाइम लगाएंगे, 16 एकम 16, 2 बच गया 20, 16 एकम 16, 4 बच गया। ठीक है, तो इसको किसमें पूछा है, पॉइंट्स में, तो 0 लगा दिया। 16 दुआ 32, 8 16 5 80, तो 11.25 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। अगर यहाँ से ए का पूछा होता तो मैं क्या करता दोस्तों, यहाँ पे देखो बी और सी की वैल्यू देखो कहाँ है, ये रही बी सी, ये कितना है 12, तो यहाँ 12 रख दो, ए की वैल्यू 16 आ जाएगी। इसी प्रकार ए का बी का निकालना हो तो ए और सी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 5, तो बी की आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इनका बहुलक निकालना है दोस्तों। मोड बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आए। बहुलक, बहु का मतलब बहुत, बहु का मतलब बहुत, ये से याद रखा करो, जो सबसे ज्यादा बार आए। तो देखो 21 एक बार आ रहा है, 22 2 बार आ रहा है, 23 2 बार आ रहा है, 24 3 बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है, ये 2 बार, ये 2 बार, 1 बार, सबसे ज्यादा बार 24 आ रहा है। तो आपका बहुलक कितना हो गया, 24 हो गया। सेक 30 प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, देखो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ। कोस 30 की वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू होती है कि नहीं होती। साइन 60 बराबर होता है कोस 30, होता है कि नहीं होता। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, यही होगी। अब देखो ये तो होगी √3/2, किसकी वैल्यू, साइन कोस 30 की, प्लस सेक 30 की कितनी होगी, इसकी उल्टी कितनी, 2/√3। ये √3/2 है तो ये 2/√3 होगी। इनको ऐड करो, 2 दुआ 4, ये 3 एकम 3 हो गया, ये 2√3 हो गया, तो कितना हो गया 7/2 कितना आ गया दोस्तों 3। ऑप्शन में देखो नहीं आ रहा। अब देखो इसको इसने क्या किया, √3 से ऊपर √3 से नीचे गुणा करके इस प्रकार किया है, तो 7√3 आ गया ऊपर, और ये कितना हो गया 3 बन गया, 3 दुआ 6 आ गया नीचे। ये देखो ऑप्शन कहाँ है, ये रहा 7√3/6। चलिए नेक्स्ट पे, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज 96 है, पहला विकर्ण 6 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी दोस्तों। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, तो विकर्णों का गुणा बराबर क्षेत्रफल कितना है, एरिया, ए से लिख दिया एरिया। 1/2, एक विकर्ण है 6, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, एरिया कितना है 96, 2 से काटा 3, 3 से काटा 32, तो दूसरा विकर्ण कितना आ गया 32 आ गया। चलिए बिंदु 2 3 का एक्स एक्स पर प्रतिबिंब बताओ दोस्तों। बिल्कुल आसान सवाल है। ये दोस्तों एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है तो ये वाई डैश है। देखो 2 और 3 है, इसका मतलब 1 2 3 इस प्रकार आएगा ना, यहाँ पे 1 2 3 4 मान लो आगे चलता जाएगा। यहाँ भी क्या आएगा 1 2 3 फिर 4 इस प्रकार चलता जाएगा। अब देखो 2,3 है, इसका मतलब 2 वैल्यू एक्स की और 3 इसकी, तो 2 ये एक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ सीधे चलो, यहाँ से यहाँ तक जाओ, तो ये आ गई दोस्तों किसकी 2,3 आ गया ना पॉजिटिव साइड में। अब देखो इसने पूछा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब दोस्तों इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा दूसरी साइड। तो बताओ x की वैल्यू तो देखो इसकी सीध में ही आ रही है, तो देखो x तो इधर वाली साइड में पॉजिटिव होता है, x इधर वाली साइड में, इस लाइन से इधर वाली है ना, इधर वाली साइड में नेगेटिव होता है, इधर ये तो पॉजिटिव है, तो x तो रहेगा पॉजिटिव ही, और y क्या हो जाएगा नेगेटिव। देखो इधर y पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अब इसको देखो दोस्तों, अगर इतना कुछ ना बनाना हो तो डायरेक्ट कैसे करोगे, जैसे 2,3 का आपको पूछा x x पर प्रतिबिंब क्या होगा, तो x वाली साइड चेंज नहीं होगी, ये तो सेम रहेगा। इसका प्रतिबिंब पूछा है तो y चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है, तो माइनस माइनस होगा तो प्लस, जिससे 5,-4 है। आपको पूछ लिया x x पर प्रतिबिंब बताओ, तो x की वैल्यू तो सेम रहेगी, क्योंकि x x पर पूछा है तो x तो सेम रहेगा। y क्या है -4, तो ये +4 हो जाएगा। आपको पूछ लिया 2,-7, आपको पूछा y x पर प्रतिबिंब बताओ इसका, तो y तो सेम रहेगा क्योंकि y पर पूछा है, x चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, पाइप ए 50 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से एक टंकी को भरता है, पाइप बी उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं, पाइप बी को ये 4 घंटे लेता है। एक साथ खोले जाने पर वे उसी टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उसको 2 घंटे में भर देते हैं। इनका टोटल एलसीएम आया 4, 4 एकम 4, 2 दुआ 4, बी की वैल्यू 1, ए और बी दोनों की कितनी है 2, तो बी की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 1 आ जाएगी। उसी टंकी का आयतन कितना है ज्ञात करना है दोस्तों। इसका मतलब हुआ ए है ये 50 मीटर क्यूब
1 घंटे में भरता है, 1 आवर में भरता है कितना, 50 मीटर क्यूब इतना पानी। आपको अगर इसका टाइम पता चल जाए कि ये कितने घंटे काम करता है तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो देखो ये 4 काम करता है 1 की दर से, तो कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे। किसको, ए को। देखो ये रहा, ठीक है, टोटल काम 4 है, मतलब 4 लीटर की टंकी है तो इसको 1 से करेगा तो 4 घंटे में भरेगा। अब देखो 1 घंटे में 50 लीटर, तो 4 घंटे में कितना आएगा, 4 × 50 तो कितना हो गया, 200। तो आपकी टंकी की धारिता कितनी होगी, 200। चलिए नेक्स्ट पे, 100 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। दोस्तों जब भी देखो SI% आप निकालो 10% की दर से, तो 10% की दर से 2 साल का निकालते हो, RT% करते हो, 10 दूना कितना आता है, 20 आता है। CI% कितना आता है दोस्तों, इसको निकालते हो आप 2 साल के लिए 10 + 10 + 10 × 10/100। क्या ये फॉर्मूला याद है क्या, x + y + xy/100 कितना आएगा, 21% आएगा। आपको पूछा इनका अंतर कितना, 1% है। अब देखो 100 रुपए का 1% निकाल दो आप, कितना आएगा, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और इसका 2 साल के लिए CI और SI के अंतर का फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। क्या आएगा, R² / 100। R² कितना आएगा, 100। R² कितना है, 10, 10 का स्क्वायर 100, और नीचे भी कितना है, 100, 100 से 100 काटा 1, तो इनका अंतर कितना आ गया, डायरेक्ट 1 आ गया। ये फॉर्मूला याद करना है तो ये कर लेना, अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है, 3 गोले बनाए गए। यदि 2 गोलों के व्यास 6 और 10 है तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों जब भी देखो एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला है तो इसका आयतन कितना होगा, पिघलाकर आयतन बनाया 4/3 πr³ होगा, बराबर 4/3, इससे 3 गोले बनाए हैं, R1 का क्यूब प्लस 4/3 πr2 का क्यूब प्लस 4/3 πr3 का क्यूब हो गया। अब देखो सभी में 4/3 पाई कॉमन है, ये तो कट जाएगा, इसको जरूरी थोड़ी है काट दो। इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या होगी बड़े गोले की 6, तो 6 की क्यूब करोगे 216। यहाँ R³ बचा है, R1³, इसकी कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड करो 3 आएगी, इसकी कितनी आएगी, 5 आएगी। यहाँ पे आएगा 3 का क्यूब 27, यहाँ पे आएगा 5 का क्यूब 125 आएगा, यहाँ पे R3 का क्यूब आएगा। ये आपको ज्ञात करना है। ये 27 और ये 152 हो गए, 152 इधर जाके माइनस करोगे इन दोनों को, 152 ही है ना, 7 और 5 12, 4 और 1 5, ठीक है, कितना आ गया 4, 11 में से 4 गया, 5 गया 6, और ये तो 64। तो R3 का क्यूब बराबर 64, तो R3 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, इसका क्यूब रूट निकाल दो, कितना आ गया 4 आ गया। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 4। आपको पूछा है तो तीसरे गोले, यही तो तीसरा गोला, इसका 4 πr², क्या नहीं होता क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 πr² होता है, R3 का स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू में R की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4 4 चौके 16, तो 16 चौके 64 पाई, तो पाई में आंसर है तो आप पाई में रख लो, इसको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, 2 5 8 14 21 का मध्य कितने हैं दोस्तों, इन सभी को ऐड करके और 1 2 3 4 5 संख्या है इनका डिवाइड कर दो, इनको जोड़ लेना, आपका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3 है। दोस्तों एक घन है, ठीक है, आपको इसका क्या दिया हुआ है, इसकी भुजा दी हुई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो घन की प्रत्येक भुजा सब बराबर होती है। इसका जब भी आपको क्या निकालना हो, विकर्ण निकालना हो, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों भुजा √3, भुजा √3 या √3 a लिख दो, a साइड मानते हो तो ये भी सही है, तो √3 इंटू भुजा कितनी है 3, तो 3 √3 आंसर आ जाएगा इसका। तो दोस्तों आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। CBT 2 के अपने फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम किए है 21 जनवरी का, तो आपने देखा कि इसमें काफी अच्छे सवाल है जो कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो पहले स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर क्या यही लेवल आएगा, तो मैं आपको बता दूं अब जो CBT 2 का लेवल आप करोगे ना, ये अगर लेवल में आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तब, आप ऐसे नहीं होगी कि सर चलो ठीक है बैठे बैठे सीधी वीडियो देखते रहे, आप देखते रहे, है ना। अगर आपने खुद वीडियो लगा रहे हो, उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख लिख के इसको देख रहे हो, तो जब पेपर में आप करोगे तो आपके हाथ की स्पीड है ना बहुत ज्यादा चलेगी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बाकी आप समझदार हो, आप तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसे करके तैयारी करना कि आपका टाइम खराब ना हो, आप जल्दी से सिलेक्शन लेके अपनी जॉब को सिक्योर करो, अपनी लाइफ को जियो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना।
जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। ओके, थैंक यू।